नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बीडी चारण। आज हम जो हैं बीएसटीसी 2023 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये क्लास जो है आज बहुत ही लाभदायक क्लास है। हम पिछले प्री बीएसटीसी के जो पेपर हुए हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। उनका जो है हम अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, क्या क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे, पूरा विस्तारित समझेंगे, सभी ऑप्शन जो है देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। मतलब बीएसटीसी एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित हो सकती है। और राजस्थान कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं। 30 क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे मित्रों, तो आप सभी जुड़े रहिए और आप भी अपना साथ साथ मूल्यांकन करते जाइए। क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर आप भी देने की कोशिश करें, फिर मैं आपका उत्तर तो वैसे पूरा बता दूंगा कि इसका उत्तर कौन सा है। हालांकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 12वीं पास करके जब आप बीएसटीसी की परीक्षा देने जाते हो तो आपके लिए वो थोड़ा टफ हो जाते हैं, क्योंकि 12वीं पास करके बच्चा जब कंपटीशन के लिए आगे बढ़ता है तो उसको जीके के बारे में इतना नॉलेज होता नहीं है, इसीलिए उसको लगता है थोड़ा टफ है। बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम एक एक करके 30 क्वेश्चन जो है उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन मतलब कौन से त्योहार से त्योहार प्रारंभ माने जाते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें मित्रों, एक कहावत है। एक कहावत क्या है? एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर मतलब तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं और ले डूबी गणगौर त्योहारों को लेकर डूब कौन जाती है? गणगौर। ये तीज मित्रों कौन सी हैं? इसको हम बोलते हैं छोटी तीज। छोटी तीज जो है वो आपकी कब आती है? छोटी तीज आपके श्रावण महीने में आती है। छोटी तीज कब होती है? तो हम यहां लिख देते हैं श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, और छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहार प्रारंभ माने जाते हैं। और साथ ही ले डूबी गणगौर, गणगौर होती है आपके, गणगौर कब होती है? तो चैत्र, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल और तृतीया, चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को गणगौर विसर्जन का कार्यक्रम होता है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। गणगौर बड़ी धूमधाम से हर क्षेत्र में मनाई जाती है। तो कहते हैं कि गणगौर विसर्जन के साथ त्योहार जो है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस कहावत के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान का पहला त्योहार कौन सा है, या राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से त्योहार से होता है, राजस्थान में त्योहारों का समापन कौन से त्योहार से होता है, या राजस्थान का अंतिम त्योहार कौन सा माना जाता है। तो यहाँ आपको उत्तर दिख रहा होगा श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया कहाँ है? ये रहा आपकी 4 नंबर। 4 नंबर उत्तर जो है वो मित्रों आपके सही होगा। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज होती है और छोटी तीज को हमारे राजस्थान में त्योहार प्रारंभ होते हैं, त्योहारों का आगमन होता है, त्योहार मनाना प्रारंभ करते हैं हम। भाद्र शुक्ल तृतीया जो है मित्रों, इसको कहा जाता है हरतालिका तीज। क्या कहा जाता है? हरतालिका तीज कहा जाता है। और ये भाद्र कृष्ण जो तृतीया है इसको कहते हैं हम कजली तीज। क्या बोलते हैं? कजली तीज, कजली तीज बोलते हैं। इसी को हम जो है बड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज भी बोलते हैं, या इसी को हम बुढ़ी तीज भी बोलते हैं, बुढ़ी तीज। इसी को हम सत्तूड़ी तीज भी बोलते हैं। सत्तूड़ी मतलब सातू बनाकर हम खाते हैं, इसलिए इसको सत्तूड़ी तीज भी बोलते हैं। तो कजली तीज हो, बड़ी तीज हो, या बुढ़ी तीज हो, या आपके सातूड़ी तीज हो, ये तीज कब आती है? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसको बोलते हैं हम हरियाली
तीज क्या बोलते हैं? हरियाली तीज बोलते हैं। तो ये छोटी तीज या हरियाली तीज जो है वो आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को, आपको पूरे त्योहार जो हैं उनमें 3-4 तीजें याद रखनी है। एक वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को जो तीज आती है उसको हम बोलते हैं आपके आखा तीज। कौन सी तीज? तो एक और तीज लिख देते हैं, आखा तीज। और आखा तीज कब होती है? तो वैशाख शुक्ल और तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्योहार मनाते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाते हैं, भाद्र कृष्ण तृतीया को आपके कजली तीज, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज या सतुड़ी तीज मनाते हैं, और भाद्र शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाते हैं। ये 4 तीजें आपको विशेष करके याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका यहां पर जो उत्तर हो जाएगा मित्रों वो 4 नंबर उत्तर सही है। श्रावण शुक्ल तृतीया से जो है त्योहारों का आगमन होता है। और यहां पूछा होता है कि राजस्थान में त्योहारों का समापन कब से माना जाता है, तो हम उसका उत्तर देते चैत्र शुक्ल तृतीया, क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ में जो है आपके त्योहार समाप्त माने जाते हैं। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, धमाका मंजरी तमाशा नाट्य जयपुर के किस शासक के समय प्रदर्शित किया गया? देखिए, धमाका मंजरी तमाशा लोक नाट्य, ये लोक नाट्यों से संबंधित आपके क्वेश्चन आया है। लोक नृत्य अलग होते हैं, लोक नाट्य अलग होते हैं मित्रों। तो लोक नाट्यों से संबंधित आपका क्वेश्चन है और उसमें तमाशे से संबंधित क्वेश्चन है। कभी कभी सीधा ही आपको पूछ सकते हैं कि तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? तमाशा लोक नाट्य जो है मित्रों, ध्यान रखना, वो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। और किसके समय प्रसिद्ध हुआ? तो प्रताप सिंह के समय। किसके समय? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कहते हैं कि ये तमाशा मुख्य रूप से ध्यान रखना महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। कहां का है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में तमाशे के एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम था आपके बंसीधर। क्या नाम था? बंसीधर भट्ट। इस बंसीधर भट्ट को जो है महाराष्ट्र से आपके कौन बुलाते हैं? प्रताप सिंह बुलाते हैं। प्रताप सिंह ने विद्वानों के लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसको गुणीजन खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणीजन खाना। तो इस बंसीधर भट्ट को महाराष्ट्र से प्रताप सिंह ने बुलाया और अपने गुणीजन खाने में स्थान प्रदान करते हुए जयपुर में तमाशा लोक नाट्य विधिवत तरीके से प्रारंभ करवाया। तो प्रारंभ ध्यान रखना, वैसे जय प्रताप सिंह के समय प्रारंभ और प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन उससे पहले एक तमाशा लोक नाट्य पहले यहां प्रदर्शित हो चुका था जयपुर में, जिसका नाम था धमाका मंजरी। तो धमाका मंजरी तमाशा लोक नाट्य जयपुर के किस शासक के समय प्रदर्शित किया गया? यहां ये उत्तर आपके हो जाएगा मानसिंह प्रथम। देखिए, मानसिंह प्रथम के समय बाहर से कोई एक कलाकार आया था जिसका नाम था मोहन कवि। क्या नाम था? मोहन कवि। इस मोहन कवि ने, ध्यान रखना, मानसिंह के सामने एक तमाशा लोक नाट्य जो है वो प्रदर्शित किया। इतना सुंदर था कि मानसिंह जो है उससे बड़ा खुश हुआ था और उसको कई सारे इनाम भी प्रदान किए थे। और मोहन कवि द्वारा जो मानसिंह प्रथम के सामने जो आपके लोक नाट्य तमाशा प्रदर्शित किया गया था उसका नाम क्या था? आपके धमाका मंजरी। तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय, हालांकि ध्यान रखना कि राजा के दरबार में तमाशा लोक नाट्य के कलाकार दरबारी नहीं थे, लेकिन प्रताप सिंह ने अपने गुणीजन खाने में स्थान प्रदान करते हुए तमाशा लोक नाट्य को जयपुर का एक भाग बना दिया। तो ये लोक नाट्य संबंधित आपके क्वेश्चन था। तमाशा जो समाज में जो कुछ घटना होती है, उन घटनाओं के आधार पर लोक नाट्य जो है नाटक प्रदर्शित किया जाता है लोगों के मनोरंजन के लिए, उसको अपन तमाशा कहते हैं। बहुत सारे लोक नाट्य हैं। लोक नाट्य जब हम पढ़ते हैं तो रमत लोक नाट्य है, ख्याल लोक नाट्य हैं आपके, ठीक है ना, रमत, ख्याल है, रामत है, नौटंकी है, बहुत सारे आपके क्या कहते हैं हम, लोक नाट्य जो है अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, धमाका मंजरी जो है ये तमाशा लोक नाट्य मानसिंह प्रथम के समय मोहन कवि द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया था। और अगर पूछे कि तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा मुख्य रूप से कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और तमाशा लोक नाट्य जयपुर में प्रारंभ करने वाले कौन थे? बंसीधर भट्ट थे। किसके समय प्रारंभ किया? प्रताप सिंह के समय प्रारंभ किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा
आधे कटे नारियल से निर्मित तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आया है, कौन सा? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक तो है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र मित्रों वे होते हैं जो तार से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तार, मतलब जिनको बजाने के लिए तार से बने भाग को हम छूकर उससे सुर निकालते हैं, तो वो तो आपके हो जाएंगे तत्वाद्य यंत्र। एक होते हैं जिसका नाम है आपके सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक मारकर बजाते हैं। तत्वाद्य यंत्र मतलब तार लगी होती हो, जैसे आपने तंदूरा तो देखा होगा, अपने यहाँ पे कभी रात्रि जागरण होती है तो वाणिये जब करते हैं तो तंदूरा बजाते हैं, तो तंदूरे में तार लगी होती है, उस तार को छूकर ही आवाज निकाली जाती है, ठीक है ना, तो वो तत्वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी तो आपने देखी होगी, बांसुरी जब बजाते हैं तो बांसुरी में हम फूंक मारते हैं, हवा डालते हैं और उससे बड़े मधुर स्वर निकलते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता हो उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तीसरा भाग जो है वो है आपके घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, देखिए तत्वाद्य यंत्र का अपन चित्र बना देते हैं। जैसे ये आधा कटा नारियल है, इसके ऊपर जो है ये चमड़ा लगा दिया और इसमें खूंटियां लगा दी, एक बांस यहाँ लगा दी और बांस में खूंटियां लगा दी और खूंटियों के ऊपर जो है हमने क्या लगा दी? तार लगा दी, और इसको फिर जो है एक हम कह सकते हैं गज की सहायता से बजाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में जैसे पुंगी आपने देखी होगी, पुंगी, बीन, तो ये पुंगी हो गई, और पुंगी में जो है पीछे से हम हवा डालेंगे तो आगे जो है इसमें नली में जो छेद होते हैं उसमें आवाज निकलती है, तो पुंगी। ये आपके हो गया रावण हत्था। कौन सा हो गया? रावण हत्था। और ये हो गई आपके पुंगी जो सुशीर वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र आपने देखे होंगे, जब भजन संध्या होती है तो इस प्रकार कटोरी नुमा एक वाद्य यंत्र होता है जिसको हम सामान्य भाषा में जो है मंजीरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंजीरे। और भी सामान्य भाषा में ध्यान रखना कांसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसे के बने होते हैं कांसिया। इनको आपस में टकरा कर बजाते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको आपस में टकरा कर हम बजाते हैं उनको क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। चौथा भाग जो है वो ध्यान रखना, चौथा भाग कौन सा है वाद्य यंत्रों का? तो अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिसके ऊपर चमड़ा लगा होता है और उस चमड़े के ऊपर हम आघात करते हुए बजाते हैं। सीधा सिंपल है। ढोल आपने देखा होगा, हमारे शादी ब्याह जब होती है घर पे तो ढोल तो जरूर बजता है। मांगलिक वाद्य यंत्र है, मांगलिक जो कार्यक्रमों में इसको बजाते हैं। तो ये ढोल हो गया, ढोलकी हो गई, ताशे हो गए, बहुत सारे हैं। तो ये ढोल, इस 4 प्रकार के। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है आधे कटे नारियल से निर्मित तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? ये उत्तर मैंने बता दिया आपको, रावण हत्था। कौन सा है? रावण हत्था। ये जंतर भी होता है, जंतर 2 तूंबे होते हैं, इस प्रकार 2 तूंबे होते हैं और एक बांस की सहायता से ये तूंबे जो हैं लगे होते हैं और इनके ऊपर जो है बनी होती है आपके एक रस्सी से बंधी होती है, इनको गले में डालते हैं और इसके ऊपर तार लगी होती है। इन तारों को जो है हिलाकर और बजाया जाता है, उसको जंतर बोलते हैं। बपंग भी, इसमें भी तार लगा होता है, एक ऐसा तूंबा होता है, एक यहाँ पर जो है आपके बांध दी जाती है एक हम कह सकते हैं बांस, और इसमें जो है एक इधर से जो है तार बांध देते हैं, फिर इसको इस वाले भाग को बगल में रखते हैं और फिर यूं बजाते हैं, उसको बपंग बोलते हैं। कामायचा भी आपके इसके जैसा ही होता है, रावण हत्थे के जैसा, इसमें बस तारों की संख्या का फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये आपके कहा गया कामायचा, लेकिन यहाँ उत्तर आपका जो है वो है रावण हत्था। रावण हत्थे के बारे में और भी याद रख सकते हैं हम कि पाबूजी की फड़, पाबूजी की जब फड़ बाची जाती है तो रावण हत्थे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र जो है ये देवनारायण जी जो हैं उनकी फड़ बाजते समय हम जंतर का प्रयोग करते हैं। बपंग, ये मेवात क्षेत्र के मुस्लिम लोग इसको बजाते हैं, और जहूर खां मेवाती जो है उनको भपंग का जादूगर कहा जाता है, भपंग बजाने के लिए माहिर है वो। कामाचा के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका नाम है साकर खां। क्या नाम है? साकर खां, कलाम साकर खां हमीरा गांव के रहने वाले हैं और इनको कमायचा का जादूगर कहा जाता है।
तो ये सब बातें जो है हमने यहाँ पे कर दी कि आधे कटे नारियल से निर्मित तत्वादे, उत्तर तो हो जाएगा आपके रावण हत्था। बाकी वाले भी कुछ बातें जो है हमने यहाँ पे कर ली। सॉरी। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या मनोहर प्रभाकर? देखिए, पहली फिल्म आपको पता है 2005 में बनी थी। 2005 में आपको पता है शाहरुख खान की एक फिल्म बनी जिसका नाम था पहेली। क्योंकि इसमें दो शाहरुख खान बताए जाते हैं, एक तो होता है भूत और एक होता है असली। जो असली है वो तो बाहर काम करने के लिए चला जाता है, विदेश चला जाता है, लेकिन नकली वाला जो है वो शाहरुख खान बनकर भूत जो है वो घर पे चला आता है। जब असली वाला आता है तो लोगों ने कहा कि यार दो दो कैसे हो गए, तो एक पहेली होगी कि असली कौन नकली कौन, और इस पहेली को सुलझाता है अमिताभ बच्चन। तो वो फिल्म वास्तविक रूप से पहली जो फिल्म है वो विजयदान देथा का एक उपन्यास है जिसका नाम है दुविधा। क्या नाम है? दुविधा। विजयदान देथा, जिनको राजस्थान जगत में ध्यान रखना बिजी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किसके नाम से? बिजी कहा जाता है। ये बोरुंदा के रहने वाले हैं, बोरुंदा जोधपुर में है। देथा चारणों में आते हैं, चारण कवि हैं। दुविधा इनका एक उपन्यास है। इस दुविधा के ऊपर जो है अमोल पालेकर ने 2005 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम है आपके पहेली। क्या नाम है? पहेली। तो ये ध्यान रखना, बिजी भी कहा जाता है। और इनका सबसे मुख्य जो ग्रंथ है जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपके बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी जो है वो विजयदान देथा का जो है सबसे प्रमुख या मुख्य या लोकप्रिय जो है ग्रंथ माना जाता है। और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि बातारी फुलवारी जो है वो किसका ग्रंथ है? विजयदान देथा का है। कन्हैयालाल सेठिया के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है ना। वनफूल है, लीलटांस है, शबद है, निर्ग्रंथ है, धरती धोरारी है, पीथल पाथल है। इनके भी ग्रंथ आपको याद रखने हैं सभी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की भी कई सारे ग्रंथ हैं। ये देवगढ़ की रहने वाली चुंडावत सिसोदिया थी। इनकी एक ग्रंथ जो है उसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रेम कहानियां करके इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। और राजस्थान की प्रेम कहानियों के ऊपर इन्होंने ग्रंथ भी बहुत सारे, बागो बहारमली जैसे ग्रंथ हैं। आप बहारमली नामक महिला थी और बागे के प्रेम हो जाता है, वो ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। मूमल ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। मांझल रात भी ग्रंथ इन्होंने लिखा है। बहुत सारे इनके भी प्रसिद्ध जो है ग्रंथ हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां आपका पहेली जो है वो उत्तर हो जाएगा विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस शहर में देलवाड़ा मंदिर स्थित है? देलवाड़ा मंदिर जो है वो कहां पे है? तो देखिए, सिरोही में माउंट आबू जो है वहां पर देलवाड़ा मंदिर स्थित है। सिरोही में माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर बने हुए हैं। तो देलवाड़ा मंदिर, देखिए देलवाड़ा मंदिर जो है मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर हैं और जैन धर्म को समर्पित है। सबसे मुख्य मंदिर है उसका नाम है विमल वसीह। विमल वसीह मंदिर। विमल वसीह मंदिर जो है ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। इन्हीं को हम ऋषभ देव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऋषभ देव। ऋषभ देव, ऋषभ देव भी कहते हैं। तो आदिनाथ जी को ये मंदिर समर्पित है। और इसका निर्माण जो है आपके गुजरात का शासक था जिसका नाम था भीम चालुक्य। भीम चालुक्य के मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। विमल शाह। विमल शाह द्वारा जो है 11वीं सदी में इस मंदिर का जो है वो क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। और इसका जो शिल्पकार था उसका नाम था कीर्तिधर। शिल्पकार मतलब बनाने वाला जो कारीगर था उसका क्या नाम था? कीर्तिधर जो है उसका नाम था। ये तो एक मंदिर। दूसरा मंदिर जो बना हुआ है वो है आपके लूण वशीह मंदिर। लूण वशीह मंदिर जो है वो भी जैन तीर्थकार को समर्पित है। दूसरा जो है लूण वशीह मंदिर। लूण वशीह मंदिर जो है
ये आपके 22वें तीर्थकार। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। कितने? 24। 22वें नंबर के जो तीर्थकार थे उनका नाम था नेमिनाथ। तो नेमिनाथ जी का मंदिर है और इसका निर्माण भी धवल चालुक्य शासक था। धवल गुजरात में चालुक्य शासक थे जिनको सोलंकी भी बोलते हैं। धवल चालुक्य के एक मंत्री थे दो, एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। इन दोनों भाइयों ने जो है इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर है वो? लूणवशीहा मंदिर। और इसका जो शिल्पकार था उसका नाम था शोभन दे। शिल्पकार शोभन दे। और तीसरा जो प्रमुख मंदिर है उसको कहा जाता है पीतलहर मंदिर। पीतलहर मंदिर। देखिए पीतलहर मंदिर जो है ये आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ जी की मंदिर मूर्ति बनी हुई है। इसका निर्माण भीमा शाह ने करवाया। भीमा शाह, इसलिए इसको भीमा शाह मंदिर भी कहा जाता है। पीतलहर इसलिए कहा जाता है 108 मण की यहाँ आदिनाथ जी की पीतल की मूर्ति बनी हुई है। किसकी? पीतल की जो है वो मूर्ति स्थित है। तो ये माउंट आबू में सभी मंदिर बने हुए हैं। देलवाड़ा मंदिर बहुत ही अच्छे मंदिर हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। कभी जाने का मौका मिले तो आप जरूर पधारना और उसको देख के आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला से संबंधित वैसे ये क्वेश्चन है आपके। पिछवाई पेंटिंग, देखिए क्या होता है, वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर बने होते हैं, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, ये मंदिर है और यहां पर आपके मूर्ति वाला स्थान है। यहां पे भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति, मुख्य रूप से कृष्ण की मूर्ति, ध्यान रखना, और किसी की नहीं। कृष्ण की मूर्ति के पीछे ये दीवार जो है, इस दीवार पर क्या किया जाता है? एक कपड़ा लटकाया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है, और इस कपड़े के ऊपर जो है भगवान कृष्ण से संबंधित जो है वो चित्र बनाए जाते हैं। ये कपड़ा जो है मूर्ति के पीछे पीछे लटकाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पिछवाई। और पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से ये मंदिर कौन से होते हैं? वल्लभ संप्रदाय के। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की नाथ जी के रूप में पूजा करते हैं और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो नाथ द्वारा है, इसलिए नाथ द्वारा की पिछवाई जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। और नाथ द्वारा चित्र शैली जो है उस शैली में ही इसके चित्र बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ उत्तर जो है वो आपकी क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा उत्तर जो है वो आपके सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाथ द्वारा में ये चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई का मतलब यही होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको कई बार पूछते हैं, पिछवाई क्या है या पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। भगवान कृष्ण के जो मंदिर होते हैं, मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिर, मंदिर में मूर्ति के पीछे जो दीवार होती है, उस दीवार में के ऊपर कपड़ा लटकाते हैं और उस कपड़े पर भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? देखिए पोत हांकर, हांकर हैं, हालर हैं, ठीक है ना, और भी कई सारी मालाओं से संबंधित हैं, या हम कह सकते हैं आपकी तिमणियां हैं, तिमणियां हैं, आड़ हैं, ठीक है ना, तिमणियां हैं, आड़ है, ये सभी आपके कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? गले में। पोत हांकर सरी हालर तिमणिया आड़, बहुत सारे गले में जो भी पहने जाते हैं। हांसली है आपके, कौन सी? हांसली है, मुक्त माला है, माला संबंधी जितने भी होंगे वो यहाँ मुक्त माला, मटर माला, है ना, मोती माला, ये सभी आपके गले में पहने जाते हैं। तो यहाँ पर पोत हांकर सरी जो दिए गए हैं आभूषण, ये आपके गले में पहने जाते हैं। गले में पहने जाने वाले आभूषणों के ये नाम है आपके, ठीक है। आभूषण संबंधित क्वेश्चन आता है, आभूषण बहुत सारे हैं, उसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मुख्य मुख्य हैं वो आपको मुख्य रूप से याद करने पड़ेंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? डॉक्टर फयाज अली एक विद्वान थे, चित्रकला प्रेमी विद्वान थे, और इन्होंने एक शैली को जो है प्रकाश में लाया, मतलब एक शैली को प्रसिद्धि दिलाई। वो चित्र शैली कौन सी थी? मारवाड़ी शैली, अलवर शैली, या हड़ौती शैली, या किशनगढ़ शैली? यहाँ उत्तर हो जाएगा आपकी किशनगढ़ शैली। देखिए किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, देखिए किशनगढ़ एक ठिकाना था
राठौड़ों का ठिकाना था। और यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है भगवान कृष्ण के, हम कह सकते हैं कि भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि अपना नाम जो है वो नागरी दास रख देता है। क्या रख देता है? नागरी दास। वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है और नागरी दास बन जाता है। इसी सावंत सिंह या नागरी दास के समय किशनगढ़ चित्रशैली जो है वो प्रारंभ मानी जाती है। किशनगढ़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास माना जाता है। दो एक विद्वान थे, ध्यान रखना, एक का नाम था डॉक्टर फयाज अली और एक का नाम था एरिक डिक्सन। डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन जो है वो इस चित्रशैली को जो है प्रकाश में लेकर आए, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लेकर आए। इस चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र, ध्यान रखना, सावंत सिंह के समय बनाया गया, जिसको अपन बणी ठणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बणी ठणी चित्र। बणी ठणी सावंत सिंह की एक प्रेमिका का चित्र है और ये चित्र सावंत सिंह के समय बनाया किसने था? मोरध्वज ने। मोरध्वज निहालचंद नाम करके एक चित्रकार था जिसने बणी ठणी चित्र बनाया। ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि एरिक डिक्सन ने इसको जो है भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा विश्व का सबसे कह सकते हैं सुंदर चित्र है महिला का। तो भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने किसको कहा? बणी ठणी चित्र को कहा। और बणी ठणी चित्र की प्रसिद्धि के कारण ही मित्रों इस किशनगढ़ चित्रशैली को बणी ठणी चित्रशैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां आपका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। और प्रकाश में कौन लेकर आए? एक तो फयाज अली यहां दिया हुआ है, दूसरा है एरिक डिक्सन। ठीक है, इसी को अपन बड़ी ठणी चित्रशैली भी कहते हैं। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मतलब मृत्यु भोज का और क्या नाम है? सीधा सिंपल है, अपन कभी कहते हैं मृत्यु भोज होता है तो मोसर खाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मोसर। तो ये मोसर ध्यान रखना आपकी मृत्यु भोज। मोसर का मतलब होता है मृत्यु भोज। देखिए दापा क्या होता है? दापा होता है आपके वधु मूल्य। ये आदिवासियों में प्रचलित एक प्रथा है, दापा प्रथा। क्या होता है? जब विवाह होता है तो वर पक्ष का जो, या हम कह सकते हैं कि लड़के का पिता जो है वो लड़की के पिता को पैसा देगा। लड़के का पिता लड़की का पैसा उसके पिता को, लड़की के पिता को देगा, उसको दापा राशि बोलते हैं और इस प्रथा को दापा प्रथा बोलते हैं। तो विवाह के समय दिया जाने वाला वधु का मूल्य, दुल्हन का मूल्य, लड़की का मूल्य जो है वो क्या कहलाता है? आपके दापा कहलाता है। हेलमो एक प्रकार की सहयोग संबंधी प्रथा है, सहयोग से संबंधित प्रथा है। जैसे गांव में किसी व्यक्ति की कोई समस्या आ जाती है, गांव में किसी व्यक्ति के घर आग लग जाती है, तो आग में क्या है कि बेचारे उसका पूरा सामान और घर पूरा जल जाता है, तो वो बेघर हो जाता है, उसके सिर से छत हट जाती है। तब सभी गांव वाले मिलकर, गांव में एक जो आदमी जाता है और जोर से बोलता है फलां के घर हेलमो है, फलां के घर हेलमो है, तो सभी लोग उस व्यक्ति के घर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो है सभी मिलकर, कोई अपने घर से कोई लकड़ियां लेकर आता है, कोई क्या लेकर आता है और उसका घर बना देते हैं और उसको वापिस रहने लायक बना देते हैं। एक ही दिन में उसका आशियाना वापिस बना देते हैं, उसको हम हेलमो प्रथा कहते हैं। बढ़ार क्या है? बढ़ार विवाह के समय दिया जाने वाला आपके प्रतिभोज है, प्रतिभोज नेत्रा। ठीक है ना, शादी होती है तो बारात जब वापस आती है तो वर के पिता द्वारा जो प्रतिभोज दिया जाता है, भोजन दिया जाता है मेहमानों को, उसको बढ़ार बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोसर का मतलब हो गया मृत्यु भोज। देखिए एक होता है मोसर और एक होता है आपके जोसर। मोसर क्या होता है? मृत्यु के बाद का भोज, मृत्यु के बाद का भोज। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसके पीछे जो भोजन करवाया जाता है उसको मोसर कहते हैं। और जोसर क्या होता है? जीवित रहते दिया जाने वाला मृत्यु भोज। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद ही स्वयं अपना जो है मृत्यु भोज खिला के और फिर चले जाते हैं, उसको अपन इसको जोसर बोलते हैं। जैसे गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो गंगा जी नहाने के बाद में आपको पता है जब घर आते हैं तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, गंगा प्रसादी जिसको हम बोलते हैं। वास्तविक रूप से वो एक मृत्यु भोज है जो व्यक्ति जीवित रहते हुए खुद देता है। तो मोसर और जोसर में थोड़ा म से ध्यान रखना, मृत्यु के बाद, ज से मतलब जीवित रहते हुए जोसर।
तो ये आपके हो जाएंगे, यहां उत्तर आपके मोसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अब जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा ने। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधा से महाराणा कुंभा ने जो है मंडोर कुछ समय के लिए छीन लिया था। 1453 ईस्वी में जब मंडोर शहीद मारवाड़ जोधा को वापस मिला तो जोधा को लगा कि मेरे पास एक ऐसा दुर्ग होना चाहिए जो बाहरी आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करे। इसीलिए उसने एक दुर्ग बनाया मेहरानगढ़, जिसको आपके जोधपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण आपके 1459 ईस्वी में हुआ, 1459 ईस्वी में। और किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ध्यान रखना, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टूंक पहाड़ी, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका वास्तविक नाम जो था वो था आपके गढ़ चिंतामणि। क्या नाम था? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि इसका वास्तविक नाम था, लेकिन मेहरानगढ़ मेहर नामक एक व्यक्ति था जिसको इस दुर्ग की नींव में जिंदा दफनाया गया था, इसलिए इसको मेहरानगढ़ कहा जाता है। और इसकी नींव जो है, इस दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने। करणी माता ने अपने हाथ से जो है इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है राव जोधा ने बनाया। इसका आकार जो है मोर के समान है, इसलिए इसको मोर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। इसको कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो आगे से तो संकड़े हो और पीछे से जो है वो क्या हो, इस प्रकार, जैसे इसका मुंह जो है वो तो संकड़ा हो और पीछे से ये क्या होता है? चौड़ा होता जाता है। तो ऐसे जो दुर्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो कागमुखी दुर्ग भी ध्यान रखना मेहरानगढ़ को कहा जाता है। जोधपुर नगर बसाया और चिड़िया टूंक पहाड़ी पर जोधा ने जो है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो ये कुछ बातें इससे संबंधित आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो रचित नहीं है? देखिए संगीत राज बिल्कुल कुंभा ने लिखा है, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखा है, संगीत स्वप्न और सूड प्रबंध कुंभा ने लिखा है। संगीत स्वप्न जो है वो महाराणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है। महाराणा कुंभा के बहुत सारे ग्रंथ हैं, अगर हम बात करें जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सूड, संगीत या लिख सकते हैं काम राज रतिशार, कामराज रतिशार भी इनका ग्रंथ है, ठीक है। सूड प्रबंध, हरिवार्तिका और रसिक प्रिया वैसे एक टीका है, ठीक है ना, फिर भी रसिक प्रिया गीत गोविंद के ऊपर सारांश लिखा गया टीका, वो एक ग्रंथ है। तो ये सभी आपके सुधा प्रबंध या सुधा संगीत प्रबंध, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? महाराणा कुंभा के। और भी कई सारे ग्रंथ महाराणा कुंभा ने बहुत सारे लिखे हैं। इनमें सबसे विस्तृत ग्रंथ जो है वो है आपके संगीत राज। ये संगीत राज सबसे विस्तृत है और ये 5 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में? 5 भाग। 5 भाग जो है ये संगीत राज 5 भागों में बंटा हुआ है और इनके भाग को रत्न कोश कहा जाता है। जो संगीत राज है उसके भाग जो है उसको क्या कहा जाता है? रत्न कोश कहा जाता है। पहला जो है वो है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और एक है आपके रस रत्न कोश। ये ध्यान रखना कि 5 भागों में संगीत राज आपके है। इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है पाठ्य रत्न कोश और सबसे छोटा जो है वो गीत रत्न कोश है। तो संगीत राज जो है वो सबसे विस्तृत ग्रंथ है महाराणा कुंभा का। कुंभा की अगर बात करें तो कुंभा ने कला के प्रत्येक क्षेत्र में कुंभा ने विशेष योगदान दिया। स्थापत्य कला की बात करें तो कुंभा ने कई सारे दुर्ग बनाए। वीर विनोद ग्रंथ जो श्यामल दास जी का है
उसमें ये कहा गया है कि मेवाड़ में छोटे बड़े 84 दुर्ग बने हुए हैं और उनमें से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनाए हैं। इसीलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है। इसके अलावा कई सारे मंदिर, कई सारे महल भी उसने बनाए थे और संगीत के ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे, क्योंकि संगीत का ज्ञाता खुद था, खुद बीणा बजाता था। इसके सारंगधर नाम करके इसका एक संगीत गुरु था। इसकी पुत्री रमाबाई जो थी कुंभा की, वो भी संगीत की ज्ञाता मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, संगीत स्वप्न जो है ये महाराणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है, बाकी सभी महाराणा कुंभा के ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? महिला के सौंदर्य से संबंधित गीत कौन सा है? सीधा सिंपल है कि हमारे जैसलमेर में एक नायिका हुई है जिसका नाम है मूमल, और मूमल की प्रशंसा करते हुए, मूमल की सुंदरता का वर्णन करते हुए गीत भी गाया जाता है मूमल। दप्पू खां का गीत है मूमल, बड़ा सुंदर है, कभी मौका मिले तो सुनना। 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूं। प्यारी प्यारी मूमल हाले तो ले जावा अमरोणे वाले देश, मूमल जन्मी लोदर वेरे, मूमल जन्मी लोदर वे, हो रणो महेंद्रो अमरकोट, प्यारी प्यारी मूमल हमारी प्यारी मूमल हाले तो ले जावा अमरोणे वाले देश। फिर मूमल के अलग अलग जो है सौंदर्य का वर्णन किया गया है। केस मूमल रा वासंग नाग जो, केस मूमल रा वासंग नाग जो, होठ मूमल रा रेशम डोर, प्यारी प्यारी मूमल मारी प्यारी मूमल हाले तो ले जावा अमरोणे वाले देश। तो ये मूमल की सुंदरता का पूरा वर्णन किया गया है इसमें। तो यहां उत्तर आपके हो जाएगा मूमल। कुर्जा जो है, कुर्जा एक पक्षी होता है, साइबेरियन क्रेन जो है उसको कुर्जा बोलते हैं अपन। ये विदेश से आता है, इसलिए पहले पुरुष जो है वो विदेश जाते थे कामकाज व्यवसाय के लिए, तब पीछे उसकी पत्नी जो है उसकी आने की आस करती है, और विदेशी पक्षी जब वापस जाते हैं तो उसके साथ जो है अपने संदेश भेजते हैं कि कुर्जा जो है तू जाए और मेरे पति को संदेश देना कि तेरी पत्नी जो है तेरा इंतजार कर रही है। तो ये एक विरह का गीत है, कुर्जा विरह का गीत है। सपना, ये भी एक विरह गीत है। जब पति विदेश जाता है तो उसको सपने में, जो महिला को सपना आता है और सपने में ऐसा देखती हैं कि जैसे वो ढोला जी जो है वो घर पधारे हैं, तो इस प्रकार का सपना। गोरबंद, ये ऊंट के श्रृंगार का गीत है, ऊंट के श्रृंगार संबंधित गीत है। गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का एक आभूषण कह सकते हैं, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित एक आभूषण है गोरबंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां आपका उत्तर जो है वो मूमल हो जाएगा। मूमल जो है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी थी। और महेंद्रा जो है ये अमरकोट का राणा था, अमरकोट का सोढ़ा था, अमरकोट का शासक कह सकते हैं। और मूमल महेंद्रा जो है, इन दोनों में प्रेम था। उन दोनों की प्रेम कहानी जो है वो बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी है। कभी मौका मिले तो इसको जरूर आप सुनना, और मैं भी कोशिश करूंगा कभी आपको सुनाऊंगा। चलिए, तो यहां मूमल आपका उत्तर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब पांडुपोल क्या अलवर में है? बिल्कुल सही है। पांडुपोल जो है वो कहां पे है? अलवर में। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जब कौरवों से घिर जाते हैं तो भीम ने कहते हैं लात मारकर और एक पहाड़ी को तोड़कर और एक क्या बनाया था? रास्ता बनाया था। पोल का मतलब होता है दरवाजा, पांडु द्वारा बनाया गया, मतलब पांडवों द्वारा बनाया गया दरवाजा अलवर में है। सास बहु मंदिर नागदा में है, बिल्कुल सही है। सास बहु मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था और उदयपुर में है, नागदा में, नागदा उदयपुर में है। वास्तविक किसका नाम था? सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बाहु मतलब 1000 हाथ वाले विष्णु का मंदिर, लेकिन अपभ्रंश के कारण इसको सास बहु कहा जाता है। मिट्ठे शाह की दरगाह झालावाड़ में है, बिल्कुल। वैसे हालांकि झालावाड़ में भी ध्यान रखना कहां पे है? गागरोन में है।
गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है, वहां पर स्थित है। फिर भी अपन इसको मान सकते हैं, यहां पर ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि मंडोर तो आपके कहां पे है, मंडोर जो है वो आपके जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपके 4 नंबर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है ना, जयपुर में नहीं है। मंडोर जोधपुर राजघराने का, हम कह सकते हैं मंडोर में बहुत सारी छतरियां बनी हुई हैं जो जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? देखिए, चोर पंचाशी का एक चित्र है और चोर पंचाशी का चित्र जो है वो प्रतापगढ़ में बनाया गया, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में ये चित्र जो बनाया गया ये मेवाड़ चित्र शैली का है, मेवाड़ चित्र शैली। तो ध्यान रखना, चोर पंचाशी का शैली जो है वो आपकी मेवाड़ शैली से मिलती जुलती है। मेवाड़ शैली का एक चित्र है चोर पंचाशी का। मेवाड़ चित्र शैली का अगर सबसे प्राचीन चित्र बात करें तो वो है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये आपके मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र मेवाड़ चित्र शैली का। कब बना? तो 1260 ईस्वी में। उस समय शासक थे आपके तेज सिंह, मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। और तेज सिंह के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था कमलचंद ने ये चित्र बनाया। कहाँ बनाया? तो ध्यान रखना, आहड़ में बनाया। आहड़ उदयपुर में है। कहाँ, किस पर बनाया? तो ताड़ के पत्ते के ऊपर बनाया, ताड़ के पत्ते पर ये चित्र बनाया गया। तो ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। और मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र अगर हम बात करें तो एक है आपके रसी काष्टक है आपके, ठीक है। सुपाशनचर्यम है, ठीक है। चोर पंचाशी का हमने पढ़ लिया। कलीला दमना है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ये सभी चित्र मेवाड़ चित्र शैली में बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ चोर पंचाशी का शैली जो है वो आपके मेवाड़ शैली से मिलती जुलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मलिनाथ पशु मेला कहाँ होता है? तिलवाड़ा है आपके बालोतरा में। कहाँ पे है? बालोतरा में तिलवाड़ा है। यहाँ मलिनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। मलिनाथ जी के नाम पर ध्यान रखना, मारवाड़ का क्षेत्र जो है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है, मालानी क्षेत्र। ये मलिनाथ जी जो है ये ध्यान रखना मारवाड़ के शासक भी रह चुके हैं, और इन्होंने मालवा के शासक गयासुद्दीन को जो है युद्ध में हराया भी था। बाद में अपना राजपाट जो है मलिनाथ जी अपने भतीजे चूड़ा को सौंप देते हैं और खुद जो है 1399 ईस्वी में इस तिलवाड़ा में जो है वो क्या ले लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। यहीं पर इनका जो है भव्य मंदिर बना हुआ है। ये मेला, पशु मेला जो है ये आपके चैत्र कृष्ण 11 से प्रारंभ होकर और चैत्र शुक्ल 11 तक चलता है, चैत्र शुक्ल 11 तक। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से, बाहर से, राजस्थान से बाहर से भी लोग जो है अपने पशु लेकर आते हैं उनकी बिक्री के लिए। बहुत ही सुंदर मेला है, कभी जाने का मौका मिले तो आप जरूर पधारना। तो ध्यान रखना, तिलवाड़ा बालोतरा में है और यहाँ मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और यहीं पर चैत्र महीने में पशु मेला भरा जाता है जिसको अपन मलिनाथ पशु मेला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? जनजातियों की बात करें तो हम राजस्थान में मुख्य रूप से 8 जनजातियां पढ़ते हैं। एक तो है मीणा, एक है आपके भील, एक है आपके गरासिया, मीणा, भील, गरासिया। एक है आपके शहरिया के बाद में कत्थोड़ी के बाद में अगर हम 6ठा नंबर पर पढ़ें तो कंजर के बाद में सांसी और सांसी के बाद में है आपके डामोर। तो ये मुख्य रूप से 8 जनजातियां हैं। गौड़ जनजाति जो है वो नहीं है। गरासिया आ गई। सर्वाधिक सिरोही निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? सिरोही। यहां पर पढ़ लेते हैं। मीणा ध्यान रखना सर्वाधिक जो है वो आपकी जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। भील जो है वो सर्वाधिक आपके उदयपुर में है। गरासिया जो है वो आपके सर्वाधिक सिरोही में है। और सिरोही में भी ध्यान रखना, एक तो है पिंडवाड़ा क्षेत्र और एक है आपके आबू क्षेत्र। पिंडवाड़ा और आबू में सर्वाधिक गरासिया निवास करते हैं। शहरिया ध्यान रखना 12 में। कहां पे है? 12 में भी दो, एक तो है किशनगंज और एक है आपके
शाहाबाद और किशनगंज, यहाँ पर जो है आपके शहरिया निवास करते हैं। कत्थोड़ी जाति के लोग जो है वो आपके कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा कहाँ पे है, उदयपुर, यहाँ पे सर्वाधिक निवास। कंजर जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में भी ध्यान रखना, कोटा, हाड़ौती में कहाँ पर, कोटा। सांसी जो है ये आपके भरतपुर में निवास करते हैं। और डामोर जो है ये आपके डूंगरपुर में भी ध्यान रखना, सीमलवाड़ा, कौन सा, सीमलवाड़ा, इसलिए सीमलवाड़ा क्षेत्र को जो है डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं डामोर के लिए। तो ये तीनों तो हैं, और ये गोड़ जो है वो राजस्थान में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, ध्यान रखना। ये देखिए तुर्रा कलंगी, ये लोक नृत्य नहीं है, ये लोक नाट्य है, लोक नाट्य। नृत्य अलग होता है, एक नाटक अलग होता है। नृत्य मतलब डांस करना, नाट्य मतलब जिसमें अभिनय किया जाता हो, जिसमें रोल किया जाता है। जैसे फिल्म एक प्रकार की हम कह सकते हैं नाटक है, ठीक है ना। नृत्य अलग होता है। भवाई बिल्कुल राजस्थान का है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ का प्रसिद्ध है, उदयपुर का या मेवाड़ का हम कह सकते हैं कि भवाई जो है वो प्रसिद्ध है। कालबेलिया, ये एक जाति कालबेलिया है, और कालबेलिया जाति के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य जो है वो 4 प्रकार के नृत्य है, ध्यान रखना। आप याद रखना चाहो तो याद रखना, बाईपास। कालबेलिया नृत्य जो है कितने, 4 है। बा से हो जाएगा बागड़िया, एक तो है बागड़िया, दूसरा है इंडोनी, और तीसरा है आपके पणिहारी, और चौथा है आपके शंकरिया। इन चारों नृत्यों को सामूहिक रूप से हम कालबेलिया नृत्य कहते हैं। कालबेलिया एक सपेरा जाति, जिसको सामान्य रूप में अपन जोगी कहते हैं, जो पुंगी के साथ में नृत्य करते हैं। और कालबेलिया नृत्य को ध्यान रखना 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर की सूची में जो है इसको शामिल किया गया। पूछिए कौन से नृत्य हैं, तो ये ध्यान रखना, बाईपास इसका ट्रिक है, और आप जो है इसको ऐसे याद रख सकते हो, बागड़िया, इंडानी, पणिहारी, और आपके हो जाएगा ये पणिहारी है और ये शंकरिया, ठीक है। तो ये नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये तेजाजी की आराधना में किया जाता है, तेजाजी की आराधना में। नागौर के आसपास हम कह सकते हैं सिखावड़ी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। एक बांस की घोड़ी बनाते हैं और उस पर बैठे होने का मंचन करते हैं, और तेजाजी से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। जैसे कभी युद्ध करते हैं, तेजाजी ने लाछा गुर्जर की गायों के लिए युद्ध किया था, और नाग को डसते हुए बताते हैं, क्योंकि तेजाजी को जीभ के ऊपर नाग ने डसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है। मतलब राज प्रशस्ति कहां पे है, राज प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है मित्रों, देखिए प्रशस्ति मतलब पत्थरों के ऊपर प्रशंसा में लिखे गए लेख। पहले राजा महाराजा अपने वंश की प्रशंसा के लिए पत्थरों के ऊपर लेख खुदवाते थे, उन्हीं के आधार पर तो आज हम प्राचीन इतिहास जो है उसका पता लगा सकते हैं। बाकी हमारे पास प्राचीन इतिहास के कोई ज्यादा स्रोत है नहीं, अभिलेख हैं, प्रशस्तियां हैं, ये सभी प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो राज प्रशस्ति कहाँ है, देखिए राज प्रशस्ति जो है वो राजसमंद झील पर है। राजसमंद झील की जो पाल है, किनारा है, उसको नो चौकी पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, नो चौकी पाल। और नो चौकी पाल पर 25 सिलहों पर, 25 सिलह मतलब पत्थरों के टुकड़ों पर, 25 सिलहों पर संस्कृत में, इसमें संस्कृत में जो है ध्यान रखना एक प्रशस्ति लिखी गई है, जिसको अपन राज प्रशस्ति कहते हैं। और इसके रचयिता कौन है, रचनाकार रणछोड़ भट्ट जो है इसके रचनाकार हैं। और ये लिखवाई किसने है, तो ध्यान रखना राज सिंह ने। मेवाड़ महाराणा थे जिनका नाम था राज सिंह, तो राज सिंह ने जो है ये शिलालेख राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और राजसमंद झील के किनारे ये प्रशस्ति जो है लिखवाई। और लिखने वाले कौन थे, रणछोड़ भट्ट। इसमें हमको मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, मेवाड़ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो राजसमंद झील आपके कहाँ पे है, ध्यान रखना, राजसमंद झील राजसमंद में है, राजसमंद जिले में। जयसमंद झील जो है ये आपके कहाँ पे है, ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील,
ठीक है। और सांबर झील कहाँ पे है, तो ध्यान रखना जयपुर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील नक्की झील जो है वो आपके है माउंट आबू। कहाँ पे है, माउंट आबू। कहते हैं नक्की झील जो है ये देवताओं ने अपने नाखूनों से इसकी खुदाई की थी, खोदी थी, इसलिए इसको नक्की कहा जाता है, सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज प्रशस्ति कहाँ पे है, राजसमंद झील के किनारे नो चौकीपाल पर स्थित है। दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी। देखिए दुर्सा आड़ा ये एक चारण कवि थे। कौन थे, चारण कवि थे, और ये अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबारी थे। लेकिन अकबर ने, आपको पता है कि मेवाड़ को अपने अधीन करने की कई सारी कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप कभी अकबर के सामने झुके नहीं। महाराणा प्रताप ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं पहाड़ों में घूमूंगा, भूखे मर जाऊंगा, भटकता रहूंगा, लेकिन अधीनता या गुलामी स्वीकार जो है वो नहीं करूंगा। और महाराणा प्रताप जब तक जीवित थे तब तक ध्यान रखना मेवाड़ मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। बस इसी स्वाभिमानी प्रवृत्ति को जो है दुर्सा आड़ा ने अपने ग्रंथों में जो बताया। दुर्सा आड़ा महाराणा प्रताप के इस स्वाभिमानी प्रवृत्ति से बड़े खुश थे, इसलिए अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा में जो है इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें एक विशेष ग्रंथ है जिसका नाम है विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी जो है ये ग्रंथ महाराणा प्रताप पर लिखा गया, दुर्सा आड़ा ने लिखा। किसने लिखा, दुर्सा आड़ा ने। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में रहते हुए वो कौन से कवि थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कई सारे ग्रंथ लिखे। वो था आपकी दुर्सा आड़ा, चारण कवि दुर्सा आड़ा था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ये अजमेर का शासक था, आप सभी को पता होना चाहिए। कहाँ, किसका शासक था, अजमेर का, अंतिम हिंदू सम्राट जिसको कहा जाता है। हमीर जो है ये आपके ध्यान रखना, हमीर चौहान है तो ये रणथंभौर का है। हमीर वैसे दो हुए हैं, एक तो रणथंभौर और एक हमीर, राणा हमीर जो है वो मेवाड़ का हुआ। राणा सांगा आपको पता है मेवाड़ का है। महाराणा सांगा जिसके 80 घाव लगे हुए थे, इसलिए इसको सैनिकों का भगना अवशेष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। 8वीं सदी में मेवाड़ में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने करवाया। देखिए बप्पा रावल पाशुपत संप्रदाय, बप्पा रावल जो है वो नागादित्य का पुत्र था, और नागादित्य को भीलों ने मार दिया क्योंकि अत्याचारी व्यक्ति था। और भीलों ने नागादित्य को तो मारा ही, उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों ने नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल को चोरी छुपके जो है वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा पुत्र है, ब्राह्मण है, ये नागादित्य का पुत्र नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और ब्राह्मणों ने लाकर पाशुपत संप्रदाय के आश्रमों में इसको छोड़ दिया। पाशुपत संप्रदाय में एकलिंगनाथ जी की पूजा की जाती है, एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। ठीक है। और एक पाशुपत संप्रदाय के एक ऋषि थे जिनका नाम था हारित ऋषि। बप्पा रावल हारित ऋषि का जो है वो चेला बन जाता है, शिष्य बन जाता है। इसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल जो है वो चित्तौड़ को जीतता है और मेवाड़ का शासक बन जाता है। जब मेवाड़ का राजा बना तो पाशुपत संप्रदाय के लिए इसने जो है एकलिंगनाथ जी मंदिर बनाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर, क्योंकि बप्पा रावल चित्तौड़ तो जीतता है, लेकिन बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो थी आपकी नागदा। क्या थी, नागदा। और नागदा के पास में इस मंदिर का जो है क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो बप्पा रावल ने पाशुपत संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 8वीं शताब्दी में निर्माण करने वाला कौन था, आपके बप्पा रावल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये, सिवाना किले का निर्माण करवाया था। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने करवाया, वीर नारायण ने करवाया, अखिराज ने करवाया, या शीतल देव ने करवाया। देखिए वीर नारायण ने आपकी जो है इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया। सिवाना किला, सिवाना दुर्ग वर्तमान बाड़मेर में है। कहां पे है, बाड़मेर में है। इसका निर्माण जो है वो वीर नारायण ने करवाया। वीर नारायण पवार था, इसने जो है निर्माण करवाया। बाद में ये राठौड़ों के अधीन हो गया सिवाना।
इसलिए राठौड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, राठौड़ शासकों की शरण स्थली, क्योंकि पहाड़ों के बीच में बड़ा सुरक्षित दुर्ग है, इसलिए राठौड़ मेवाड़ मारवाड़ के राठौड़ों के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती तो वो भागकर शरण जो है कहां लेते थे, शिवाना लेते थे। शिवाना में ध्यान रखना 2 शाके हुए, कितने, 2 शाके। शाके क्या होते हैं, पुरुष जब युद्ध करते हुए केसरिया करते थे और महिलाएं जोहर करती थी। केसरिया मतलब जब राजपूतों को लगता कि जीतना असंभव है तो वो केसरिया साफा पहनकर और दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ते और लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते। तब महिलाएं जो है वो अग्नि कुंड बनाकर उसमें कूद कर जल जाती, भस्म हो जाती, उसको जोहर बोलते हैं और उसको केसरिया बोलते हैं। 2 शाखे हुए। प्रथम शाखा जो है वो आपके 1308 ईस्वी में हुआ। 1308 ईस्वी में यहाँ का शासक था आपके शीतल देव। ये जो है शीतल देव यहाँ का शासक था, शीतल देव। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, जिसने आक्रमण किया था। शीतल देव ने केसरिया किया और महिलाओं ने जो है जोहर किया। दूसरा आक्रमण हुआ आपके 1582 ईस्वी में और यहाँ का राजा था आपके कल्ला राठौड़, कल्ला जी राठौड़, और आक्रमण करने वाला था आपके उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के आदेश पर जो है आक्रमण किया था। कल्ला जी ने केसरिया किया और महिलाओं ने जोहर किया। तो सिवाना में 2 शाखे हुए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया सिवाना। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है? पग फेरो के रचयिता कौन है? मणि मधुकर। कौन है आपके? मणि मधुकर। मणि मधुकर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पग फेरो। विजयदान देथा के बारे में हमने आगे बात कर ली थी, ठीक है। सीताराम लाड़स जो है ये मारवाड़ी शब्दकोश या हम कह सकते हैं राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता है। शब्दकोश के रचयिता है जिसमें 2 लाख मारवाड़ी शब्दों का जो है हिंदी अर्थ बताया गया है सीताराम जी ने, लाड़स जी ने, ठीक है। तो यहां पर उत्तर आपके हो जाएगा मणि मधुकर। नेक्स्ट है आपके, वापिस आ गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक कौन है? हमने बात की थी कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने जो है लीलटांस नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। लीलटांस एक पक्षी भी होता है मित्रों, ध्यान रखना। और लीलटांस पक्षी के दर्शन जो है वो आपके दशहरा के दिन जो है बड़े शुभ माने जाते हैं। एक पक्षी होता है जिसका कंठ जो है नीला होता है, उसको लीलटांस कहा जाता है, और दशहरे के दिन उसके दर्शन हो जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती है, ठीक है। बाकी ये सभी सूर्यमल मिश्रण का एक ग्रंथ याद रखना, ये आपके बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक है वंश भास्कर। कौन सा ग्रंथ है? वंश भास्कर इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमको चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सती रासो, वीर सतसई, राम रंजाट, धातु रूपावली, ये सभी जो हैं इनके ग्रंथ हैं, ध्यान रखना। ये वीर सतसई जो है ये 1857 की क्रांति पर लिखा गया, 1857 क्रांति पर लिखा ग्रंथ, 1857 क्रांति पर लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है वीर सतसई। तो यहां उत्तर आपके कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। बहुत सारे ग्रंथ मैंने बताए थे आपको, लीलटांस हैं, वन फूल हैं, आपके धरती धोरारी हैं, कुण जमीरो धनी हैं, पीथल पाथल हैं, सबद हैं, निर्ग्रंथ हैं, ये सभी आपके कन्हैयालाल सेठिया के ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? जल दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल फैला हो। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो ऐसा दुर्ग जो नदियों के किनारे पर बसा हुआ है वो है आपकी गागरोन। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग जो है वो आपके गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग जो है वो आपके काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पे स्थित है। कौन सी नदी? काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे स्थित बना हुआ है, नदियों के किनारे पे बना हुआ है। तो प्रमुख दुर्ग है, जल दुर्ग है। और जल दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें नदियां तूफान पर चलती थी, नदियों को पार करके दुर्ग के अंदर दुश्मन का घुसना इतना आसान नहीं होता था, तो दुर्ग वालों को इससे सुरक्षा मिल जाती थी। तो गागरोन ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पे स्थित आपके हैं।
बाकी चित्तौड़गढ़ को भी जलदुर्ग कह सकते हैं, लेकिन गागरोन और चित्तौड़ की बात करें तो गागरोन सही है। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पे आपकी चित्तौड़ है, लेकिन वो नदियां थोड़ी दूर हैं। पर ये तो गागरोन जो है ये काली सिंधु राहु की जहां मिलती हैं वहीं पर ये दुर्ग बना हुआ है, तो यहां गागरोन सही हो जाएगा। भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। रज्जब जी, देखिए रज्जब थे बड़े गज्जब। रज्जब थे बड़े गजब क्यों थे? क्योंकि ये दूल्हे के वेश में रहे, दूल्हे के वेश में पूरी उम्र इन्होंने दूल्हे का वेश पहन कर रखा। शादी करने के लिए जा रहे थे रज्जब जी, बीच में कहते हैं कि संत दादू दयाल जो हैं वो उपदेश दे रहे थे, और रज्जब जी ने जब संत दादू दयाल के उपदेश सुने तो उनका मन परिवर्तित हो गया और विवाह से उनका मुंह भंग हो गया और भक्ति की तरफ जो है उनका मन लग गया। उन्होंने विवाह का जो है विचार त्याग दिया और वो भक्ति में बह गए और दादू के चरणों में ही रह गए, दादू को अपना गुरु बना लिया। तो दादू पंथ से संबंधित थे, दादू दयाल द्वारा पंथ चलाया गया दादू पंथ। और फिर कहते हैं कि पूरी उम्र जो है वो दूल्हे के वेश में रहे, दूल्हा उनके कपड़े जो थे वो दूल्हे के जैसे थे, हमेशा दूल्हे के वेश में घूमे। और दादू से इतने प्रभावित हो गए, अपने गुरु से इतने प्रभावित हुए थे कि संत दादू दयाल जब मृत्यु हो जाती है, दादू दयाल दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तब रजब जी ने अपनी आंखें जो है वो बंद कर दी थी और अपनी आंखें बंद कर दी और फिर जब तक जीवित रहे तब तक आंखें नहीं खोली। उन्होंने कहा कि इस संसार में गुरु से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको इन आंखों से देखा जा सके। गुरु थे, अब गुरु के बिना नैनों का कोई कार्य नहीं है, आंखों का कोई कार्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। रजब जी के जो है आपके दो ग्रंथ भी याद रखना, रज्जब वाणी और सर्वगी, रज्जब वाणी और सर्वगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दादू पंथ से संबंधित थे, संत दादू दयाल के शिष्य थे आपके। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सीधी सी बात है, टोंक। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी मतलब मुस्लिमों से संबंधित फारसी भाषा होती है, और राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, इसलिए मुस्लिम आबादी भी वहां ज्यादा होगी, इसलिए ये संस्था भी वहां पर स्थित है। देखिए 1878 में आपके 1978 ईस्वी में इसका नाम था आपके अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान। फिर 1987 ईस्वी में जो है इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसका नाम कर दिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। तो ये ध्यान रखना, 1978 में इसकी जो है स्थापना हुई थी और नाम बदला था 87 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? झुंझुनू में रानी सती माता का मंदिर है, रानी सती माता, और रानी सती माता का जो मूल नाम था वो था आपके नारायणी देवी अग्रवाल जाति की ये महिला थी और इनके पति का नाम था तनधन दास, कहीं कहीं टंडन दास भी मिलता है, टंडन दास। तो तंदन दास या टंडन दास इनके पति थे और इनको जो है हिसार के कुछ सैनिक जो है वो धोखे से मार देते हैं। तब कहते हैं कि नारायणी देवी ने जो है चंडी का रूप धारण करते हुए अपने पति के हत्यारों को मारा और अपने पति के साथ सती हो गई, और इसलिए इनको रानी सती माता कहते हैं और इनको दादी माँ के नाम से भी जाना जाता है। दादी माँ भी शेखावाटी क्षेत्र में इन्हीं को कहा जाता है। तो वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी जो है इनका वास्तविक नाम था। और इनका जो मेला है वो मेला भरा जाता है आपके सतिया अमावस्या मतलब भाद्र अमावस्या, और भाद्र अमावस्या को जो मेला भरा जाता है इस पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि यहां सती होने के लिए महिलाओं को जो है वो उकसाया जाता था। शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है?
तो गीदड़ नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। ये एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। स्वांग मतलब जिसमें अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं, एक स्वांग नृत्य होता है। इसमें सेठ सेठानी दुल्हा दुल्हन बनकर लोगों का मनोरंजन किया जाता है, ठीक है ना। तो महिला वास्तविक रूप से ये पुरुष द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। गीदड़ नृत्य में महिलाओं के किरदार पुरुष निभाते हैं, और जो पुरुष महिलाएं बनती हैं उनको गणगौर कहा जाता है। उनको क्या बोलते हैं? गणगौर। मतलब पुरुष जो महिलाओं के वेश में है उसको अपन क्या बोलेंगे? गणगौर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गीदड़ नृत्य जो है वो आपकी होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य जो है, चंग नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, ये होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाम्बूजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? जाम्बूजी ने 29 नियम देकर और एक संप्रदाय चलाया था जिसको अपन विष्णुई बोलते हैं। जाम्बूजी द्वारा जो 29 नियम की पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं उनको वर्तमान में अपन विष्णुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णुई। और विष्णुई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है आपके मुकाम। कहाँ पे है? मुकाम। मुकाम है नोखा बीकानेर, नोखा बीकानेर। और मुकाम को विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आपके मोक्षधाम। मोक्षधाम मुकाम, मोक्षधाम मुकाम। इन्होंने जो है जाम्बूजी ने 29 नियम कहाँ दिए थे? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? समराथल में की थी। कहाँ की थी? समराथल। समराथल भी आपके कहाँ पे है? बीकानेर में है। समराथल बीकानेर में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जिसमें 29 नियमों की पालना होती है, ठीक है। तो ये जाम्बूजी द्वारा विष्णुई संप्रदाय चलाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में है। जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु पर उसके पुत्र सरदार सिंह ने जो है जसवंत सिंह की याद में एक महल बनाया। मृत्यु स्थल पर महल बनाया गया इसलिए उसको थड़ा कहा जाता है। जसवंत सिंह का है इसलिए जसवंत थड़ा कहा जाता है। ये सफेद संगमरमर का बना है, एक दूसरी मृत्यु स्थल पर बना है, तीसरा ये चारों दिशा से एक जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अबली मीनी का महल कहाँ पे है? तो ध्यान रखना कोटा में है, और इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। खेतड़ी महल ये आपके कहाँ पे है? खेतड़ी झुंझुनू में है। खेतड़ी झुंझुनू में है। शेखावटी क्षेत्र का इसको हवा महल कहा जाता है। चंद्र महल जो है आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में। सवाई जयसिंह ने अपनी पत्नी चंद्र कंवरी के नाम पर यह महल बनाया था, चंद्र महल। तो ये मित्रों 30 क्वेश्चन थे जो हमने आज किए। ये 30 क्वेश्चन जो है आपके पुराने 2 पेपरों से मैंने लिए थे, और आपको ये जानकर भी अच्छा लगा होगा कि क्वेश्चन इतने जो हैं हार्ड नहीं थे। थोड़ा सा आप अध्ययन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सभी पहलू जो है क्वेश्चन के देखे, उसके ऑप्शन थे उनके बारे में भी हमने बात की। यहाँ से अगर ये नोट्स आप बना लेते हो तो भी मैं आपको कहता हूँ 5 से या 10 क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में जरूर आपको मिलेंगे। तो मित्रों ध्यान रखना कि परीक्षा पास में ही है, आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। और सक्सेस पॉइंट ने भी बीएसटीसी का इस बार बैच लिया है, और बीएसटीसी का बैच रेगुलर 3 दिन से चल रहा है। आप भी आ सकते हो और एक बार देख लीजिए कि कैसा अध्ययन कार्य होता है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये आपको बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है उस पास कराने के लिए आपको बहुत ही सफलता देगा। तो आज का अपने क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।